दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री इतिहास को लेंगे, सेकंड पेपर एसएसटी का। 10 वीडियो के अंदर हिस्ट्री को कवर करेंगे, 10 वीडियो के अंदर ज्योग्राफी और 10 वीडियो के अंदर सिविक्स, काफी आसान भाषाओं में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट सारा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, काफी आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में। चिंता न करें, बने रहे चैनल के साथ। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे। सीटेट राजा, देश का नाम। जी हाँ, अब देश का नाम मतलब भारत, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? इंडस से। और जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और संस्कृत में इंडस को ही सिंधु कहते हैं, यानी कि इंडिया को ही सिंधु संस्कृत में कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हदोस कहा। सिंधु को हदोस का अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि का प्रदेश इंडिया कहा। नोट डाउन करेंगे। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। भारत का, उत्तर पश्चिम के लोगों के लिए ही सिर्फ भारत का हम लोग उस नाम का यूज करते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिला। एक क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। एक तो ऋग्वेद संस्कृत, ऋग्वेद किस में लिखा गया है? संस्कृत में। और ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है 3500 वर्ष पुरानी एक ग्रंथ है। इससे क्वेश्चन आ चुका है। आप इससे क्वेश्चंस बनाना सीख जाओ दोस्तों, चिंता ना करो। अतीत की जानकारी, जी हाँ। अब अतीत की जानकारी हम कैसे कैसे लेते हैं? जी हाँ, अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती है, इसे हम पांडुलिपि कहते हैं। जी हाँ, इसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि। अब पांडुलिपि किसमें बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है पांडुलिपि के बारे में। यह पांडुलिपि प्राय तार पत्रों, मतलब तार के जो पत्ते होते हैं, तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यह पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। बिहारों इन द सेंस, आप स्टेट बिहार को नहीं ले लेंगे। वहाँ बिहार जो है पहले एक पूरे का पूरे जो शहर होता था, उन्हें हम बिहार भी कहते थे। मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजा के जीवन कैसे व्यतीत हुआ, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस समय क्या करते थे? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अभिलेख देखेंगे जो पत्थरों पे बनाया जाता था। तार का पत्र, भूज पत्र, नोट डाउन किए, वो पांडुलिपि है। और अभिलेख क्या है? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पे उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को भी, जी हाँ, अपने आदेशों को भी उसमें उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन भी कर सके। जी हाँ, ये देखिए, इसमें शासन अपना आदेश आदेश भी पालन। जी हाँ, आज के बाद धान चावल गेहूं का रेट नहीं, ये होगा, राज्य में ये होगा, ऐसा भी करते थे। जी हाँ, इमेजिंग करेंगे। अभिलेख में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रिकॉर्ड भी रखते थे। किसने कहाँ पे युद्ध किया और कितना जीता, क्या नहीं, क्या मेडल जीता। हम लोग तो इसे मेडल ही कहेंगे दोस्तों। जी हाँ, पुरातत्वविद। जी हाँ, अब देखते हैं पुरातत्वविद क्या कह रहे हैं। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, नोट डाउन करेंगे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, सिक्के की प्राप्ति के लिए भी। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पुराने आधुनिक काल में हम व्यापार को किस तरह से डिफाइन करते थे कि ये जगह व्यापार का है, तो हम सिक्के से पता करते थे। ये आया हुआ सीटेट के अंदर। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे, आगे हम लोग रीड भी करेंगे। अब पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। जी, क्या खाते थे, जी, ये उनको जानने को मिलते थे। अब आरंभिक मानव, स्टार्टिंग में जो लोग थे, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रह रहे थे, याद रखेंगे 20 लाख साल पहले, उसे हम अखेटक खाद्य संग्रह कहते हैं। इसका क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, अखेटक खाद्य संग्रह किसे कहते हैं? तो 20 साल पहले ये थे के नाम से जानते थे। इन्हें किसे कहते हैं? अखेटक खाद्य संग्रह भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पे
उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। ये घूमते रहते थे भोजन के लिए। जी हाँ, आर्किटेक्ट थे, इधर से उधर खाना के लिए घूमते रहते थे। इससे क्वेश्चंस भी आ चुका है। मछली और चिड़िया को पकड़ते थे। फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। जी हाँ, अब ये देखेंगे पत्थर और औजार से ये क्या करते थे भाई। पत्थर और के औजारों का उपयोग इंसान ने खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। नोट डाउन करेंगे, खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। अब गुफा, एलोवेरा का गुफा मध्य प्रदेश में है, इससे भी क्वेश्चंस आ चुका है। गुफा, लोग गुफा में इसलिए रहते थे कि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। यह गुफा नर्मदा घाटी के पास है। कहाँ पे है? नर्मदा घाटी के पास। और इससे क्वेश्चंस भी आ चुका है कि गुफा में लोग क्यों रहते थे। जी हाँ, अब पूरा स्थल को चेक करेंगे। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे हम पूरा स्थल बोलते हैं। क्या कहते हैं? पूरा स्थल, जहाँ पे कुछ मिलता है और लोग उसे रिसर्च करते हैं, उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर। जी हाँ, पूरा पाषाण काल 20 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। और ये सबसे बड़ा काल है। इसका लेखा जोखा भी है नहीं, काफी उससे पहले का 20 लाख साल पहले का लेखा जोखा भी उतना किसी के पास नहीं था। जी हाँ, एक अनुमान करके ही हम लोग उसे आज भी मान रहे हैं। तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। एकदम 100%। 20 लाख पहले तो घटित तो हो गई इसमें 100%। अब देखेंगे मध्य पाषाण युग, चिंता ना करें, आपको सब मिलेगा। अब इस काल में जलवायु में परिवर्तन भी तो हुआ था, चेक करेंगे। जिस काल में हमें मिल ही तो गया, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले थे। अब जब 12,000 साल के बाद ना इन्वायरमेंट के अंदर कुछ बदलाव मिल गए थे, लोग खेती करने लग गए थे, जो मध्य पाषाण युग में। नोट डाउन करेंगे। और मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करो तो दोनों सब्जेक्ट कंबाइनली आपका हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल लेता हूं, मैं कैसे करता था उस समय में तैयारी। मध्य पाषाण युग और मध्यमंडल में हवाई जहाज उड़ रहे थे जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु वहां पे नहीं मिल रही थी, हम ज्योग्राफी में रीड कर रहे थे। और मध्य पाषाण का मध्यमंडल, और यहाँ पे मध्य पाषाण युग में जलवायु में परिवर्तन हुए थे। मैंने दोनों को कोऑर्डिनेट किया, दोनों का दोनों ऑब्जर्व हो गया। इसे दिस इज द ट्रिक। ये ट्रिक है दोस्तों, आप भी कर सकते हो। किसी सब्जेक्ट को किसी से आप रिलेट कर सकते हो और जोड़ सकते हो। मैं उसका भी ट्रिक आपको बताऊंगा। तो लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया था। इस काल के पाषाण औजारों आमतौर पर बहुत छोटी होती थी। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आड़ी जैसी औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजारों भी इस दौरान बनाए जाते थे। अब देखेंगे नवपाषाण, मध्यपाषाण खत्म, अब नवपाषाण चेक करेंगे। नवपाषाण युग। अब नवपाषाण युग क्या है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से हुई थी। 10,000 साल पहले, इसे नवपाषाण युग काल कहते हैं। सबसे पहले जंगली जानवर को जो पालतू बनाया गया था वो है कुत्ता। जंगली जानवर, जंगली पूर्वज था हमारा कुत्ता। सबसे पहला जो किसी को भी हम पालतू बनाए थे वो कुत्ता। धीरे धीरे लोग ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों में नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। वो कुत्ते के बाद सबसे पहले किससे हम पालतू बनाए थे? कुत्ते को। जी, हमारे पूर्वजों ने। जी हाँ, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से चालत हुक तुर्की में है। जी, चताल हुक जो है वो तुर्की में है। दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी, उनका उपयोग किया जाता था, जैसे कि सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर कहाँ से आया था? सीरिया से। और लाल सागर से कोरिया और भूमध्य सागर से सीपिया। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं खेती और पशुपालन। जी हाँ, काफी आसान भाषा में मिलेगा, चिंता ना करें आप। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। नोट डाउन करेंगे। बुर्ज होम,
जो अभी कहाँ पे है, कश्मीर में है, वर्तमान कश्मीर में, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थीं, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। वो बुर्ज होम कश्मीर में है। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाला रंगों का लौह आयस्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थ से बनाए गए। लौह आयस्क और चारकोल और खनिज पदार्थ उस जमाने में, बताइए, ये लोग पेंटिंग वहां से मिला। अब हड़प्पा सभ्यता, जी हाँ देखेंगे, काफी जबरदस्त है। हड़प्पा सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। जी हाँ, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मुनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदी ने नगर दुर्ग कहा। जी हाँ, मोहनजोदारो अगर आपने देखा होगा, एक बार देख लेना, उसमें दिखाया गया। ऊपर वाले पुरातत्वविदी को नगर दुर्ग कहा और निचले वाले को निचला नगर कहा। दोनों हिस्से की चार दीवारियां पकी ईंटों की बने बने उस समय भी ईंट चल रहा था दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अभी बाथिंग टब मिलेगा, सबसे बड़ा बाथिंग टब, और काफी स्मार्ट सिटी भी था। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा। जी हाँ, क्या कहा? महान स्नानघर कहा। सबसे बहुत काफी बड़ा था। अब देखेंगे कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले थे। कहाँ पे? कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले थे, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, ऐसा मानना था उन लोगों का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले, जहाँ पे अनाज वनाज वगैरह भंडार किया स्टॉक होता था। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ पे होती थी? 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 3900 वर्ष पहले हुआ। अन्य नगरों का विकास कम से कम 250 साल पहले हुआ। जी हाँ, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था कि हड़प्पा का खत्म होने का कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, इस तरह का क्वेश्चन है। मैं उसे भी क्लियर करा दूंगा, चिंता ना करें। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, मैं सब करा दूंगा आपको, चिंता ना करें। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे। सीटेड राजा। कच्चे माल की खोज। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कहां से? राजस्थान से तांबा। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। काशारिक ब्रॉन्ज, तांबे के साथ मिलाए जाने वाले टीन, ये तो ईवीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तांबे और टीन का मिश्रण से ही आप ब्रॉन्ज होता है। तो मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर आयात गुजरात और ईरान अफगानिस्तान से करते थे। सोने कर्नाटक से करते थे। जी हाँ, अब देखेंगे, हाँ आ गया सभ्यता का अंत का रहस्य। जी, कुछ विद्वानों का यह कहना था, माने उन लोगों ने एनालिसिस किया, किसी को प्योर नहीं पता है। कुछ विद्वानों का कहना था नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसी का कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। हो सकता था ईंट बनते थे तभी, तो जंगलों को काट के आग बिना ईंट पकेगा तो आग चाहिए ही, और आग के लिए तो आपको लकड़ी चाहिए, आपको जंगल उन्होंने काट दिया होगा, उनका ये मानना था। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाके में हुआ होगा। जी हाँ, कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। दोस्तों अब देखेंगे कुछ चीजें, नोट डाउन करेंगे। फ्रेंस, ये आ भी चुका है दोस्तों। ये क्या है? फेंस। फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फेंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती है। उसके बाद वस्तुओं में एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत का रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री रंग के होते हैं। इसे हम फेंस कहते हैं। जी हाँ, अब ऋग्वेद से कुछ क्वेश्चंस देख ले दोस्तों। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं।
कितना है, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में भाषा प्राकृतिक, सांस्कृतिक और वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। नोट डाउन करेंगे। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, मतलब श्रवण इन द सेंस सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, मात्र 200 साल पहले। अब देखेंगे महापाषाण काल और जनपद। जी, शिलाखंड महापाषाण देख लेते हैं। शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाना जाता है। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कपड़े बनने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। अब ये जो प्रथा थी 3000 साल पहले, महापाषाण कपड़े, जी यहाँ प्रथा ढक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी और कश्मीर में प्रचलित है। दोस्तों आगे और पढ़ेंगे। लोग किसी को दफनाते थे, उनके साथ भेड़ बकरी खाना पीना सब दफना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी का हिस्ट्री, काफी मजा आएगा आपको कि ऐसा भी हमारे पूर्वज थे, लोग थे। जनपद, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविधि ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रित धूसर पात्र। उन बर्तन को क्या कहते हैं? धूसर पात्र, चित्रित धूसर पात्र। महाजनपद चेक करेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंटें तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर कर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। फसल पे जो कर था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे और कम उपज का 1/6, ये आ चुका दोस्तों, उस 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसका उसे हम भाग कहते थे। और कितना कर? 1/6। और सबसे ज्यादा कृषि में लिया जाता था। नोट डाउन करेंगे। और भी एक क्वेश्चन आया था कृषि से, अलाउद्दीन खिलजी वो जो आदिवासी थे और उनके जंतुओं को वहां से माल ढोने के लिए यूज करते थे। काफी आगे, काफी इंटरेस्टिंग है, बने रहे चैनल पे और वीडियो पे। इस युग में कृषि के क्षेत्रों में दो बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लोगों ने धान के पौधे रोपना शुरू कर दिए थे। धान के पौधे अर्थात खेतों में बीज छिड़क के धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग मगध को कंप्लीट करेंगे और बुद्ध की कहानी देखेंगे, जैन धर्म को देखेंगे। चिंता न करें, आप वीडियो में बने रहे। 10 वीडियो में आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल कंटेंट क्लास दोनों को स्मूथली कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथली, ट्रिकी भी, मैजिकल भी, मक्खन के तरीके से निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक लाइक, एक शेयर, एक कॉमेंट बनता है।